पीछे। वही रोज की बात। अरे अब ये बड़ी हो गई है, शादी हो जाएगी अब 1-2 साल में इसकी। लेकिन मजाल है कि सही से घर के कुछ काम कर ले, मेरी मदद कर दे। अरे मेरे लिए ना सही, अपने लिए तो करती। कल को शादी हो जाएगी तो ससुराल में कैसे रहेगी ये? अभी नहीं सीखेगी तो वहां कौन सिखाएगा? तुम तो बेकार ही चिंता करती हो, सब सीख लेगी वो। एक बार शादी तय हो जाने दो, फिर सिखा देना सब। रातों रात नहीं होता सब कुछ, धीरे धीरे सीखोगी तब कर पाओगी। इस तरह की बहस रुचि के घर में आए दिन होती थी, लेकिन रुचि को कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन रुचि की एक सहेली शालू घर आती है। शालू, तू यहाँ पर कैसे? आज तो तुझे कहीं जाना था ना? हाँ, जाना तो था, लेकिन आज मुझे देखने लड़के वाले आ गए और मेरी शादी भी पक्की हो गई। एक ही दिन में? हाँ, उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे और मैंने जवाब दे दिए। उन्हें सब पसंद आया और मेरी शादी पक्की हो गई। क्या सच में तुम्हारी शादी तय हो गई है शालू बेटी? हाँ आंटी जी। लेकिन कुछ जल्दी नहीं हो रही? 1-2 साल और रुक जाती। आंटी जी, मैंने तो कहा अपने घर वालों से, लेकिन एक अच्छा रिश्ता आ गया तो उन्होंने मुझे यही कहा कि अच्छे रिश्ते आसानी से नहीं मिलते, इसलिए हाँ कह दो। तो मैंने भी हाँ कह दी। अच्छा, कब है शादी? अगले महीने की 10 तारीख को आंटी जी। लेकिन बेटी, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सीखना होगा। केवल 1 महीने में कैसे सीखोगी? क्या सीखना है आंटी जी? मुझे तो सब आता है, बल्कि मेहमानों के लिए चाय समोसे मैंने ही बनाए थे, तभी तो वो खुश हो गए और इतनी जल्दी हाँ कह दी। अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ, बस यही बताने और मिठाई देने आई थी। शालू के जाने के बाद माँ रुचि से कहती है, देखा तुमने रुचि, शालू सब कुछ सीख चुकी है और इसीलिए ही उसका रिश्ता इतने जल्दी हो गया। तुम कब सीखोगी? तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं। ओहो माँ, तुम फिर शुरू हो गई। कहा ना सीख लूंगी। लेकिन वो दिन कब आएगा जब तुम कुछ करना शुरू करोगी? तुम तो अपने आलस से ही नहीं बाहर आ पाती। मेरी अच्छी माँ, चिंता मत करो, देखना कैसा बढ़िया काम सीखूंगी मैं, तुम भी हैरान रह जाओगी। हैरान तो मैं अभी हूँ बेटी, तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है। अच्छा चलो माँ, जल्दी से खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। नहीं, आज तुम खुद खाना बनाओगी। माँ बस आज दे दो, मैं कल से जरूर बनाऊंगी। रुचि की बात सुनकर उसकी माँ मान तो जाती है, लेकिन वो जानती थी कि रुचि ऐसे काम नहीं करेगी। और वही हुआ। दिन बीतते रहे और रुचि ने कुछ भी काम नहीं सीखा, लेकिन वो कोई ना कोई बहाने बनाकर घर के कामों से बच जाती। और शालू की शादी का दिन भी आ गया। सभी लोग तैयार होकर शादी में पहुंचे। अरे वाह शालू, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। सच में? इसका मतलब बढ़िया मेकअप हुआ है। हाँ, और बारात कब तक आएगी? आती ही होगी। अच्छा, ये तो बता, मैं कैसी लग रही हूँ? तू भी बहुत सुंदर लग रही है। आज तो ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरे ससुराल वालों में से कोई तुझे ना पसंद कर ले। कोई इसे पसंद कर भी लेना तो मैं तो नहीं करवाऊंगी इसकी शादी। क्यों आंटी जी? अरे इसे कुछ आता जाता कहाँ है? कोई भी काम नहीं जानती है ये, बस खाने सोने और सजने संवरने के अलावा। माँ तुम फिर शुरू हो गई। कम से कम आज तो मुझे खुश रहने दो, मेरी सबसे अच्छी सहेली की शादी है। माँ वहाँ से चली जाती है और शालू और रुचि बातें करने लगती है। तभी बैंड बाजे की आवाज आती है। लगता है बारात आ गई है, तुम रुको, मैं देखती हूँ। अरे मेरी ही शादी की बारात है और मैं नहीं देखूंगी? अरे तुम देख लेना, लेकिन मुझे तो देखने दो। अरे वाह, तेरा दूल्हा तो बहुत सुंदर है ना? मुझे पता था तुझे पसंद आएगा। चल अब दूल्हे को भी देख लिया, अब मैं जाती हूँ, कुछ खाती हूँ, बहुत भूख लगी है। अच्छा, मुझे अकेले छोड़कर जाएगी? अब भूख लगी है तो जाना ही पड़ेगा ना, बस अभी गई और अभी आई। रुचि खाने के लिए चली जाती है और शालू कमरे में अकेले रह जाती है। रुचि तुरंत वापस आती है। अरे रुचि, तू तो सच में अभी गई थी और अभी आ गई। शालू, मैं तो खाने गई थी, लेकिन जैसे ही वहां मैं पहुंची तो वहां बहस हो रही थी। कैसी बहस? पता नहीं, मुझे लगा कि इस झगड़े में तो खाना मिलेगा ही नहीं अभी, तो मैं आ गई तेरे पास। रुचि, आंटी बिल्कुल सही कहती है कि तुझे अपनी मौज मस्ती और खाने के अलावा कुछ नहीं सूझता। गई थी तो पता तो कर लेती ना कि क्या बात हो गई, अब मुझे चिंता नहीं होगी। तू तो नाराज हो रही है। चल मैं जाती हूँ, फिर आकर बताऊंगी क्या बात हो गई है। रुचि वहां से चली जाती है। वो वहां जाकर देखती है कि शालू के ससुराल वालों की बहस हो रही है शालू के पिता से।
भाई साहब, हमने तो पहले ही कहा था कि हम लोग खाने में कोई कमी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आपने कमी कर ही दी। लेकिन हमने तो सब बनवाया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? लेकिन इतने सारे खानों के बीच में तंदूरी रोटियां तो है ही नहीं ना, उनके बिना शादी का खाना पूरा ही नहीं होता। लेकिन साधारण रोटी तो है ही, बाकी बहुत कुछ है। हमें पता नहीं था कि आप लोग तंदूरी रोटियां भी खाते हैं, वरना हम जरूर बनवाते। इसमें पता होने वाली क्या बात है, आजकल तो होती ही है, इसीलिए हमने कुछ पहले से नहीं कहा। हम लोग तो साधारण रोटियां खाते ही नहीं, हमें तो तंदूरी रोटियां ही चाहिए। बाकी बारात खा भी लेगी तो हमारा परिवार नहीं खा पाएगा। शालू के पिता बहुत देर तक मनाते रहे, लेकिन वो लोग नहीं माने। रुचि को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था। वो शालू के पिता के पास गई और उनके कान में कुछ कहा, जिसके बाद शालू के पिता ने शालू के ससुर से थोड़ा इंतजार करने को कहा। उसके बाद रुचि कहीं चली गई। उधर काफी देर होने पर जब रुचि नहीं लौटी तो शालू को चिंता हुई। वो बाहर की तरफ खिड़की से झांकने लगी। उस बहस की आवाजें आनी बंद हो गई थी। इतने में एक औरत उसके कमरे के बाहर से गुजरी। आंटी, अभी कोई झगड़ा हो रहा था क्या? खत्म हो गया? हाँ बेटा, कोई रुचि नाम की लड़की है, उसने खत्म करवा दिया। अच्छा, कैसे? आंटी उसे कुछ बताती है। अच्छा, धन्यवाद आंटी। आंटी ने जो बताया उस पर शालू को यकीन नहीं हुआ, इसलिए वो कर बाहर चली जाती है और वो देखती है कि झगड़ा खत्म है। अरे शालू, तुम बाहर क्यों आई? तुम्हें नहीं आना चाहिए था। मुझे रुचि ने बताया कि यहाँ कोई झगड़ा चल रहा था। हाँ बेटे, लेकिन रुचि के कारण सब ठीक हो गया। तुम्हारे ससुराल वाले तो तंदूरी रोटी खाने पर ही अड़ गए थे। अब इस समय हम ये सब कैसे बनवाते, इंतजाम ही नहीं था। लेकिन रुचि ने मुझसे कहा कि वो बस थोड़ी सी देर में इंतजाम कर देगी। तो वो कैसे किया उसने? खुद ही चलकर देख लो। शालू के पिता उसे रुचि के पास लेकर जाते हैं। वो देखती है कि रुचि खुद ही 2 लोगों को साथ लेकर तंदूर रोटी बना रही है। वो देखो, वो रही रुचि। रुचि, तू यहाँ काम कर रही थी, हमारी मदद कर रही थी, और मैं आराम से कैसे बैठूं? नहीं, आज तेरी शादी है, तुझे आराम से बैठना चाहिए। फिर ससुराल जाकर तो काम करना ही है। मैं कर लूंगी काम। चल, फिर तू ये बता कि ये सब तूने किया कैसे, और तुझे तो खाना बनाना नहीं आता। अरे, मैं अंकल को बोलकर शादी के पास बने इस ढाबे में आ गई। मैंने इनको सारी बात बताई और कहा कि मुझे इनका तंदूर इस्तेमाल करना है और इनकी मदद चाहिए बनाने में। इन्होंने मुझे सिखाया और अब इनकी मदद से मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ। और ये जो तुम्हारा रिश्तेदार खड़ा है, इसको बना बना कर दे रही हूँ और ये वहाँ सबको खिला रहा है। यकीन नहीं होता, जो लड़की इतनी आलसी थी और जिसे कुछ बनाना नहीं आता था, वो तंदूर की रोटियां बना रही है। अब आंटी को तसल्ली हो जाएगी कि जरूरत पड़ने पर तो सब कुछ कर सकती है। हाँ, तो यही तो मैं माँ से कहती हूँ, लेकिन वो विश्वास ही नहीं करती। अब तू भी जल्दी से शादी कर ले, फिर अब तो आंटी भी खुशी खुशी ढूंढेगी। हाँ हाँ ठीक है, कर लूंगी, पर पहले तू तो तंदूरी रोटी बनाना सीख ले। देख ले, तेरे ससुराल वाले तंदूर की रोटियों के बिना खाना नहीं खाते, और फिर मेरी शादी में भी तो तू ही बनाएगी तेरे ससुराल वालों के लिए। रुचि के मुंह से ये बात सुनकर शालू और बाकी लोग जोर जोर से हंसने लगे और फिर रुचि भी हंसने लगती है। बरसात की पहली फुहार पड़ते ही गांव की गलियां जैसे झूम उठी। कहीं बच्चे कागज की नाव बहा रहे थे, कहीं औरतें छज्जों पर बैठी गीत गा रही थी। आसमान काले बादलों से ढक गया था और हवाओं में मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू तैर रही थी। मीरा, जो कि इस घर की नई नवेली बहू थी, खिड़की से बाहर देख रही थी। मायके में उसने हमेशा बरसात में गर्मा गर्म चाय और आलू प्याज के पकोड़े खाए थे, लेकिन आज उसे लग रहा था कि ससुराल में मामला कुछ और ही होगा। बरामदे में बैठे बैठे अचानक से दादी माँ ने जोर से कहा, सुनो सुनो, आज तो बरसात की पहली झड़ी पड़ी है। हमारे घर की परंपरा है कि ऐसी बारिश में 10 तरह के पकौड़े जरूर बनते हैं। 10 तरह के पकौड़े? हे भगवान, मैंने तो अब तक बस 2-3 ही देखे हैं। रसोई में पहुंचते ही सास ने मुस्कुराकर कहा, बहू, आज तेरा इम्तिहान है, तू हमारे साथ मिलकर पकोड़े बनाएगी। पर माँ जी, 10 तरह के पकोड़े, मैं तो सबके नाम भी नहीं जानती। अरे भाभी, चिंता मत करो, हम सब मिलकर बनाएंगे, तुम बस कोशिश करो, जिठानी ने हंसते हुए कहा। आज बनेंगे आलू के पकोड़े, प्याज के पकोड़े, बैंगन के पकोड़े, गोभी के पकोड़े, पनीर के पकोड़े, हरी मिर्च के पकोड़े,
पालक के पकोड़े, ब्रेड के पकोड़े, मूंग दाल के पकोड़े और मीठे केले के पकोड़े। मीरा के होश उड़ गए। हे भगवान, ये तो पूरा पकोड़ा मेले जैसा है। रसोई में काम शुरू हुआ। तेल कड़ाही में गर्म हो रहा था, सब्जियां कट रही थी, बेसन घोला जा रहा था। मीरा, तू आलू और प्याज काट ले। जी माँ जी। मीरा ने जल्दी जल्दी आलू काटे, लेकिन घबराहट में प्याज के टुकड़े बहुत मोटे कर दिए। अरे भाभी, ये प्याज तो पकोड़े में डालने से पहले ही रोने पर मजबूर कर देंगे। सभी ठहाके मारकर हंस पड़े और मीरा शर्मा गई। जब आलू के पकोड़े बने और चखे गए तो जेठ अचानक बोला, अरे इसमें तो नमक ही नमक है। मीरा ने घबराकर कहा, शायद मुझसे हाथ फिसल गया। अरे कोई बात नहीं, आज से इन्हें कहेंगे झील नमकीन पकोड़े। सबने हंसते हंसते वैसे ही खा लिए। बहू, पकोड़े तो वैसे भी स्वाद और साथ से मजेदार होते हैं। अगर कोई कमी हो भी तो हंसी और प्यार उसे पूरा कर देते हैं। मीरा ने सिर झुका लिया और मन ही मन सोचा, शायद यही असली घर का स्वाद है, स्वाद से ज्यादा रिश्तों की मिठास। बाहर बारिश झमाझम हो रही थी। आंगन में बच्चे पानी में उछल कूद कर रहे थे। अंदर रसोई में पकोड़ों की खुशबू तैर रही थी। सभी मिलकर काम कर रहे थे और गुनगुना रहे थे। मीरा के चेहरे पर भी अब मुस्कान लौट आई थी। बरसात अब और तेज हो चुकी थी। आसमान में गरजते बादल और बिजली की चमक माहौल को और भी रोमांचक बना रहे थे। घर के आंगन में बच्चे पानी में कूद फांद कर रहे थे और रसोई से पकोड़ों की महक पूरे मोहल्ले में फैल रही थी। सभी परिवार वाले बारी बारी से अलग अलग पकोड़े बनाकर चखने लगे। चलो, सबसे पहले आलू प्याज के पकोड़े। सभी ने खाए। वाह, ये तो बरसात के असली साथी हैं। फिर बैंगन के पकोड़े बने। भाभी, ये तो इतने हल्के हैं जैसे बादलों की फुहार। फिर गोभी और पनीर के पकोड़े आए। पनीर के पकोड़े तो हमारे खाने का राजा है। सबके चेहरे खिल उठे। मीरा ने हरी मिर्च के पकोड़े बनाए। जैसे ही जेठ ने पहला कौर लिया, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अरे बाप रे, ये तो आग के गोले हैं। सारा परिवार ठहाके मारकर हंस पड़ा। अरे, इसे ही कहते हैं तूफानी पकोड़े। बरसात में थोड़ी गर्मी भी जरूरी है। जैसे ही सब पकोड़ों का आनंद ले रहे थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे देखो तो सही, कौन आया है। दरवाजा खोलते ही सामने गांव के मामा मामी और उनके 3 बच्चे खड़े थे। बरसात की खुशबू से खिंचते खिंचते सीधे तुम्हारे घर आ गए। और सुना है आज 10-10 तरह के पकोड़े बन रहे हैं। हमें भी हिस्सा मिलेगा ना? अरे बाप रे, जितना बना है वो तो मुश्किल से हम सबके लिए ही है। अब इतने मेहमानों का क्या होगा? जल्दी जल्दी मीरा ने बेसन की जगह गेहूं का आटा घोल दिया। पकोड़े बने तो दिखने में अच्छे थे, लेकिन स्वाद में अजीब लग रहे थे। अरे, ये कौन सा नया पकोड़ा है? मीरा झेंप गई। अरे, इसे कहते हैं बरसाती खोज पकोड़ा। नई बहू ने नया प्रयोग किया है। सबने हंसते हंसते खा ही लिए। बच्चे बोले, भाभी, हमें ये नए पकोड़े और चाहिए। मीरा को चैन की सांस मिली। मीरा ने सोचा, अगर गलती को ही नया नाम दे दूं तो सब खुश रहेंगे। मूंग दाल के पकोड़ों का नाम बरसाती बादल, पालक के पकोड़ों को हरी हरी छतरी, ब्रेड के पकोड़ों को जल्दी फटाफट पकोड़े और मीठे केले के पकोड़ों को मीठे बादल। नाम सुनते ही सब हंस पड़े और पकोड़े और भी मजेदार लगने लगे। जेठानी ने ढोलक निकाली और गाना शुरू किया। पकोड़े बने गरम गरम, बरसात आई धूमधाम। बच्चे तालियां बजाने लगे। मामा जी ने चाय की केतली उठा ली और खुद चाय परोसने लगे। आज तो इस घर को होटल घोषित करना पड़ेगा भाई। 10-10 तरह के पकोड़े और ऊपर से चाय फ्री। हाँ। सब हंसी से लोटपोट हो गए। धीरे धीरे सबने इतना मजा लिया कि पकोड़े सच में कम पड़ने लगे। माँ जी, अब तो सब खत्म हो गया, क्या करूं? कोई बात नहीं, तू कुछ नया कर। पकोड़ों की परिभाषा तो बदल सकती है ना। मीरा तुरंत रसोई में गई और बचे हुए चावल, थोड़ी दाल और सब्जी मिलाकर गोल गोल टिक्कियां बना दी। उन्हें तलकर सबको परोसा और नाम दिया बरसाती जादू पकोड़ा। सबने खाया और वाह वाह कर उठे। सच कहूँ तो मीरा,
तूने तो आज पकोड़े का इतिहास बदल दिया। मीरा शर्मा गई, लेकिन उसका आत्मविश्वास दोगुना हो गया। शाम तक पूरा घर पकोड़ों की खुशबू और हंसी से महक उठा। देखा बहू, तू सोच रही थी कि मुश्किल होगा, लेकिन जब सब साथ हो तो 10 नहीं 100 पकोड़े भी बन सकते हैं। असली स्वाद पकवान में नहीं, रिश्तों की मिठास में है। मीरा ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ दादी माँ, अब मुझे समझ आ गया कि घर की खुशी मिलजुल कर बनाने में है। बरसात की बूंदें अब भी छत से टप टप गिर रही थी। बाहर का नजारा हरियाली से भरा था, लेकिन असली हरियाली तो मीरा के मन में थी। सुबह से जो घबराहट और डर था, अब वो बदलकर आत्मविश्वास और गर्व में बदल चुका था। अगले ही दिन सुबह पूरा गांव पकोड़ों की चर्चा में डूबा हुआ था। पड़ोस की चाची अपनी सहेली को बता रही थी, अरे सुन, तूने सुना? पंडित जी के घर कल बहू ने 10-10 तरह के पकोड़े बना दिए। सच में? आजकल तो लड़कियां रसोई से भागती हैं और ये बहू पकोड़ों का मेला लगा रही है। वाह भाई वाह। गली के बच्चे आपस में बात कर रहे थे। अरे, हमें भी खाने जाना चाहिए था। सुना है मीठे केले के पकोड़े भी बने थे। हाँ, और हरी मिर्च वाले पकोड़े तो इतने तीखे थे कि आंखों से आंसू निकल गए। पूरे गांव में हर कोई यही बातें कर रहा था। दोपहर होते होते घर के आंगन में लोगों का तांता लग गया। कोई चाय पीने आया था, कोई पकोड़ों का स्वाद चखने। बहू, हमें भी वो मशहूर बरसाती जादू पकोड़े चखाओ। जी काकी, अभी लाती हूँ। मीरा ने जल्दी से कुछ पकोड़े गरम कर दिए। काकी ने चखा और वाह वाह कर उठी। अरे, तूने तो कमाल कर दिया। ये तो किसी मेले वाले पकोड़े जैसे स्वादिष्ट हैं। दूसरे पड़ोसी बोले, अब तो असली बरसात में पूरा गांव तेरे घर आएगा। सब हंसी से लोटपोट हो गए। गांव के कुछ नौजवान भी आए। उन्होंने पालक के पकोड़े चखते ही कहा, भाभी, ये तो इतने हरे हैं कि इन्हें देखकर लग रहा है जैसे खुद पेड़ से तोड़कर सीधे तेल में डाल दिए हो। हाँ, और इतने कुरकुरे कि आवाज मोहल्ले तक जा रही है। बच्चों ने ब्रेड पकोड़े खाए और चिल्लाकर बोले, भाभी, ये तो फटाफट खाने वाले पकोड़े हैं। ऐसे तो हम रोज माँ से मंगवाएंगे। मीरा शर्मा गई, पर अंदर ही अंदर उसे खुशी हो रही थी। सुदर्शन काका, जो पहले भी हाजिर थे, फिर आए और बोले, बहू, अब तो तूने पूरे खानदान की नाक ऊंची कर दी। पहले लोग कहते थे कि हमारे घर में बस मिठाई ही अच्छी बनती है, अब कहेंगे पकोड़े का बादशाह यही घर है। हमारी बहू सचमुच घर की लक्ष्मी है। मीरा ये सुनकर लाल हो गई। शाम को आंगन में सब इकट्ठा हुए। दादी माँ ने ढोलक उठाई और गांव की औरतों ने गाना शुरू किया। बच्चे तालियां बजाने लगे। मामा जी ने चाय की बड़ी केतली चढ़ा दी और खुद चाय बांटने लगे। पूरा माहौल मेला सा हो गया। मीरा बरामदे में खड़ी होकर सबको देख रही थी। कल तक मैं डर रही थी कि पता नहीं ससुराल वाले कैसे हैं, क्या मैं सबका दिल जीत पाऊंगी। लेकिन आज तो लग रहा है जैसे ये मेरा ही घर है। उसकी आंखें नम हो गई। तभी सास उसके पास आई। बहू, तू क्यों भावुक हो रही है? माँ जी, बस ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने मुझे सचमुच बहुत अच्छा परिवार दिया है। सास ने उसे गले लगा लिया।